हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके प्यारे से चैनल बायोलॉजी इन अंग्रेजी यूट्यूब एडवांस में। ठीक दोस्तों, आज हम पढ़ने चल रहे हैं दोस्तों क्लास 12 की इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चन जो कि हर साल यूपी बोर्ड में रिपीट होते हैं। ठीक दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अगर आप इसको देख लेंगे तो आपको आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि हम बहुविकल्पी क्वेश्चन का सीरीज निकालने वाले हैं। आपको 20-25 क्वेश्चन हल कराएंगे और 25 क्वेश्चन में आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन जरूर फंसेगा। ठीक दोस्तों, आज हम पढ़ने चल रहे हैं बायोलॉजी का बहुविकल्पी प्रश्न क्या होता है। ठीक है, क्या आया है। ठीक दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि अगुणित कोशिका है। मतलब क्वेश्चन यह पूछ रहा है आपसे कि अगुणित कोशिकाएं कौन सी होती हैं दोस्तों। अगुणित कोशिकाएं वह कोशिकाएं होती हैं जो कि यन होती हैं, मतलब जिनके क्रोमोसोम संख्या आधी होती है। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए कि एक मनुष्य है। ठीक दोस्तों, मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो मनुष्य 2n होता है। लेकिन जब मनुष्य का स्पर्म जो होता है वह उसमें कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23, और 23 मादा के गुणसूत्र अंडाणु पाए जाते हैं, दोनों मिलकर 46 होते हैं। तो स्पर्म जो होता है दोस्तों क्या होता है? वो क्या होता है? अगुणित कोशिका होती है। और आपको बता दें कि अगुणित कोशिकाएं वही होती हैं जिनमें अर्धसूत्रीय विभाजन होता है। आपको एक ट्रिक बता दे रहे हैं कि अगुणित कोशिकाएं वही होती हैं जिनमें अर्धसूत्रीय विभाजन होता है। तो अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा जो कोशिकाएं बनती हैं वे अगुणित कोशिकाएं कहलाती हैं। आप इसको भी ध्यान दीजिए। ठीक है, समसूत्रीय विभाजन द्वारा नहीं, आप ध्यान दीजिए। समसूत्रीय विभाजन द्वारा समान कोशिकाएं बनेंगी, लेकिन अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा जो होती हैं, किसी कोशिका में यदि अर्धसूत्रीय विभाजन हुआ तो वह कोशिकाएं अगुणित होंगी, क्योंकि 2n से n बन जाती हैं अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा। जबकि समसूत्रीय विभाजन द्वारा यदि 2n है तो 2n ही रहेंगी। ठीक दोस्तों, आप इसको भी ध्यान दीजिएगा। छोटे छोटे टॉपिक को आप अपने बढ़िया कंप्लीट करिए ताकि आपको बोर्ड में दिक्कत प्रॉब्लम ना सामने आए। ठीक दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि अगुणित कोशिकाएं क्या है। तो अगुणित कोशिकाएं पूछ रहा है कि जिसमें गुणसूत्र की संख्या आधी हो। ठीक दोस्तों, तो टेप्टम तो कोशिका है। टेप्टम कोशिका का कार्य क्या होता है? टेप्टम कोशिकाएं होती हैं दोस्तों परिपक्व हो रहे परागकण को पोषण प्रदान करती हैं। ठीक दोस्तों, तो इसमें से टेप्टम कोशिका तो 2n है, क्योंकि टेप्टम कोशिका में तो अर्धसूत्रीय विभाजन होता नहीं, वो तो पोषण के प्रदान करता है। तो टेप्टम कोशिका तो 2n है। तो अगुणित कोशिका पूछ रहा है n। तो परागमात्र कोशिका किसे कहते हैं? तो परागमात्र कोशिका जिससे परागकण का निर्माण होता है। तो परागमात्र कोशिका तो 2n होती है, क्योंकि उसी में अर्धसूत्रीय विभाजन होता है तो परागकण बनता है। तो यह पूछ रहा है कि जिसमें अर्धसूत्रीय विभाजन के फलस्वरूप जो बनता है वो क्या है? तो क्या बनता है दोस्तों? परागकण का निर्माण होता है ना। तो इसमें से परागमात्र कोशिका 2n होती है। तो हमसे पूछा अगुणित कोशिका कौन सी है? तो ये तो नहीं हो गया, ये तो क्योंकि 2n है। अब पूछा परागकण। तो परागकण अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा परागकण निर्माण होता है। अब परागकण में 23 गुणसूत्र होते हैं, मान लीजिए मनुष्य में जैसे। तो परागकण में तो अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा n। तो परागकण जो होता है अगुणित कोशिका है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही दोस्तों? हमारा ऑप्शन सही है तीसरा। ठीक है, पहले का तीसरा। अगुणित कोशिका कौन सी होती है? परागकण एक अगुणित कोशिका है। ठीक दोस्तों, आज हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन दोस्तों। मनुष्य में संतान का निर्धारण होता है। क्या है दोस्तों? पूछ रहा है कि मनुष्य में संतान का निर्धारण होता है। तो आप क्वेश्चन को पहले पढ़िएगा। ठीक दोस्तों, आप किसी एग्जाम को हल करिएगा तो आप क्वेश्चन को रिपीट करिए कम से कम 3-4 फेरा। ठीक दोस्तों, आप एक पूछ क्या रहा है? ये पूछ रहा है मनुष्य में संतान का निर्धारण होता है। मतलब मनुष्य में जो कि नर भाग अलग होता है, मादा भाग अलग होता है। तो ये पूछ रहा है कि नर भाग यह निश्चय करता है कि लड़की उत्पन्न होगी कि लड़का उत्पन्न होगा, लड़की पैदा होगा कि लड़का पैदा होगा। कि मादा भाग का अंडाणु यह निश्चित करता है कि लड़की पैदा होगा कि लड़का पैदा होगा। कि नर भाग का मनुष्य मतलब जो आदमी होते हैं उनका स्पर्म निश्चित करेगा कि लड़का पैदा होगा कि लड़की पैदा होगा। क्वेश्चन ये पूछ रहा है। ठीक दोस्तों,
पूछ रहा है कि मनुष्य में संतान का निर्धारण होता है, माने मनुष्य में दो भाग होते हैं, एक नर एक मादा। तो नर यह निर्धारित करता है कि लड़का पैदा होगा लड़की की, मादा निर्धारित करती है कि लड़का पैदा होगा लड़की। तो यही पूछ रहा है। तो ऑप्शन क्या दिया गया है, माँ के लिंग सूत्र से होता है, माँ के जो लिंग सूत्र पाए जाते हैं उससे यह निर्धारित होता है कि लड़की पैदा होगा लड़का। दूसरा ऑप्शन है अंडाणु के माप से, कि अंडाणु छोटा बड़ा होगा, यदि छोटा होगा तो लड़का बनेगा, अगर अंडाणु बड़ा होगा लड़की बनेगा, क्या इससे निर्धारित होता है। तो ये ऑप्शन कह रहा है। तीसरा का है शुक्राणु माप से, और कह रहा है यदि शुक्राणु छोटा हो तो लड़की बनेगा, यदि शुक्राणु बड़ा हो तो लड़का बनेगा, क्या ऐसा होगा। तो ये ऑप्शन दिएगा। और चौथा ऑप्शन दिएगा पिता के लिंग सूत्र से, कि पिता के लिंग सूत्र से यह निर्धारित होता है कि लड़की बनेगा, लड़की उत्पन्न होगी, लड़की पैदा होगी कि लड़का पैदा होगा। क्वेश्चन ए पूछा, ए कह रहा है। ठीक दोस्तों, हमने क्वेश्चन को आपको समझा दिया। अब हम देख लेते हैं ऑप्शन कौन होता है। तो हम देखते हैं दोस्तों कि आप पहले आपको पता होगा, आप जेनेटिक्स पढ़े होंगे, आशा करता हूँ। नहीं पढ़ोगे तो आप प्ले लिस्ट पर जाइए, आप देखिए, हमारे चैनल पर जाइए, सब्सक्राइब करिए और आप प्ले लिस्ट पर जाइए। प्ले लिस्ट पर आपको लाइन से सभी वीडियो आपको अपलोड मिलेंगे। ठीक दोस्तों, अब आप देखिए कि अब इसमें क्या होता है, माँ के लिंग सूत्र में क्या होते हैं, मादाओं में, मतलब मादा का लिंग सूत्र क्या होता है आपको पता होंगे। तो मादा के लिंग सूत्र जो होता है एक्स पाया जाता है। मादाओं में लिंग सूत्र क्या पाया जाता है दोस्तों, एक्स। ठीक है। और जबकि पुरुष में जो होता है लिंग सूत्र क्या पाया जाता है दोस्तों, XY पाया जाता है। क्या पाया जाता है, XY पाया जाता है। ठीक दोस्तों, ये पुरुष का है। अब एक किसका है, ये पुरुष का है। जबकि X जो होता है ये मादा के अंदर पाया जाता है। ठीक दोस्तों, X जो होता है ये मादा के अंदर पाया जाता है। तो यदि हम आप यहाँ समझिए, आप ऐसे समझिए, यदि हम ये मान लीजिए मादा है, अब यहाँ पर आप मान लीजिए ये क्या है, ये पुरुष है। ठीक दोस्तों, इसको आप मान लीजिए पुरुष, इसको मान लीजिए मादा, मतलब महिला। ठीक दोस्तों, महिला में एक्स पाया जाता है, डबल एक्स, इसमें एक XY पाया जाता है पुरुष में। ठीक दोस्तों, अब मान लीजिए इन दोनों मिली निषेचन करें। ठीक है। तो निषेचन माने ये नर युग्मक है, ये स्पर्म है, ये अंडाणु है, दोनों मिली। तो हम तो मिले, तो आप इससे मिला, इससे मिला। ठीक दोस्तों, तो मान लीजिए एक एक्स मिला। ठीक दोस्तों, तो इसमें क्या बना, एक्स। तो एक्स क्या बनता है, अगर डबल एक्स है तो लड़की उत्पन्न होगा। ठीक दोस्तों, यदि एक एक्स एक वाई हो तो लड़का उत्पन्न होगा। ठीक दोस्तों, और उसके बाद क्या होता है दोस्तों, फिर यदि ए वाई लेकर आया और यहाँ पर लड़की एक्स लेकर आई, तो क्या हुआ, XY। ठीक, तो अब ये लड़की उत्पन्न हो गई। अब ये क्या हुआ दोस्तों, ये लड़का बन गया। आपको जेनेटिक्स में, आपके भ्रूण में जब आप गर्भाशय में बच्चा बनता, आप क्या देख रहे थे कि महिला में एक्स पाया जाता है, पुरुष में XY पाया जाता है। तो एक्स एक एक्स पुरुष का है, क्योंकि महिला में एक्स है तो महिला एक्स ही देगी। ठीक दोस्तों, और पुरुष के अंदर एक्स और वाई है। यदि महिला, आप मानिए यदि एक्स पुरुष देता, एक्स महिला है तो महिला एक्स ही दे सकती है, तो महिला एक्स दे दी, एक एक्स दे दी। यदि पुरुष एक एक्स देता है तो एक्स, डबल एक्स लड़की उत्पन्न होती है। यदि लिंग सूत्र में डबल एक्स आते हैं तो लड़की उत्पन्न होती है। यदि लिंग सूत्र में एक एक्स एक वाई आता है तो क्या उत्पन्न होता है दोस्तों, लड़का उत्पन्न होता है। ठीक दोस्तों, तो क्या होता है, तो महिला पास एक्स ही रहता है तो महिला एक्स ही दे सकती है, और पुरुष पास क्या होता है, XY, पुरुष पर तो क्या होता है, XY लड़का। तो निष्कर्ष ये निकल रहा है दोस्तों कि पुरुष जो होता है, या पुरुष का लिंग सूत्र यह निर्धारित करता है कि लड़की उत्पन्न हो कि लड़का उत्पन्न हो। ठीक दोस्तों, कौन शुरू करता है, उसका पुरुष का लिंग गुण सूत्र निर्भर करता है। ठीक दोस्तों, तो ऑप्शन कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर सही है पहले, मनुष्य। देख लेते हैं ऑप्शन क्या दिया गया है,
माँ के लिंग सूत्र से होता है, अंडाणु के माप से होता है, शुक्राणु के माप से होता है, पिता के लिंग सूत्र से होता है। तो किससे होता है दोस्तों? पिता के लिंग सूत्र से होता है, पुरुष से होता है। तो ऑप्शन नंबर चौथा सही है। ऑप्शन दूसरा का ऑप्शन नंबर चौथा सही है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में वायु प्रदूषक गैस है और अम्लीय वर्षा बनाती है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी वायु प्रदूषक गैस है। वायु प्रदूषक गैस है मतलब वह कौन सी गैस है जो वायु प्रदूषण मचाती है तथा उसी प्रदूषक के कारण अम्लीय वर्षा होती है। वह अम्लीय वर्षा को भी बनाती है। उस गैस का नाम बताइए। क्वेश्चन ए पूछ रहा है। ठीक दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है? तो ऑप्शन दिया गया सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक दोस्तों, क्या पूछा है? सल्फर डाइऑक्साइड। अगर यदि सल्फर डाइऑक्साइड न लिख कर अगर ऑप्शन में आपको SO2 भी लिखा है तो आप तब भी जान जाएंगे कि सल्फर डाइऑक्साइड कह रहा है। ठीक दोस्तों, पहला ऑप्शन दिया गया सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन दे रहा ऑक्सीजन, तीसरा ऑप्शन दे रहा है मेथेन गैस, चौथा ऑप्शन दे रहा है नाइट्रोजन। ए आपको नाइट्रोजन लिखा, आपको स्पष्ट नहीं दिखाई देगा क्योंकि यहाँ पर लाइटिंग की इफेक्ट आ रहा है। आप पढ़े होंगे रिफ्लेक्शन, वो रिफ्लेक्शन आ रहा होगा। जल्द से आपको लाइटिंग की व्यवस्था की प्रॉब्लम जो है दूर की जाएगी। ठीक दोस्तों, तो ऑप्शन क्या है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन हम अब एक एक ऑप्शन को गलत सिद्ध करेंगे, जो लास्ट में बचेगा वही हमारा आंसर हो, क्योंकि अभी हमको पता नहीं है। ठीक है, हम कैसे हल कैसे करा जाता, आप ट्रिक को अपनाइए। ठीक दोस्तों, तो हमको पता है कि नाइट्रोजन, हमको पता है नाइट्रोजन एक गैस है जो कि लाभदायक गैस है। ठीक दोस्तों, लाभदायक है। तो हमसे पूछा वायु प्रदूषक, तो नाइट्रोजन वायुमंडल पाया जाता है जो कि हरदम पाया जाता है, जो कि वायु प्रदूषक नहीं है। तो हमने कहा ए भी आंसर नहीं होगा। हमको वायु प्रदूषक गैस को पता लगाना है, जिसके कारण हमारी वर्षा भी होती है। तो नाइट्रोजन नहीं हो सकती, एक गलत ऑप्शन दिया गया। मेथेन गैस, मेथेन भी नहीं हो सकती क्योंकि मेथेन, मान लीजिए मेथेन एक वायु प्रदूषक हो सकता है, हम मान सकते हैं, लेकिन मेथेन के कारण अम्लीय वर्षा नहीं होती। तो ए भी ऑप्शन गलत है क्योंकि अम्लीय वर्षा भी होनी चाहिए उसी गैस का। तीसरी गैस है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन तो वायुमंडल के लिए लाभदायक होता है। तो वायु प्रदूषक ऑक्सीजन कहाँ होती है? वायु प्रदूषक वायु को शुद्ध करने वाली गैस होती है ऑक्सीजन। तो ए भी ऑप्शन, ऑक्सीजन भी गलत नहीं है। तो आखिर क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है दोस्तों? सल्फर डाइऑक्साइड हमारा आंसर सही है। वायु प्रदूषक गैस सल्फर डाइऑक्साइड होती है। साथ ही साथ अम्लीय वर्षा भी, जो अम्ल की वर्षा होती है, अम्ल की वर्षा जो होती है, जो अम्लता पाई जाती है, उसमें सल्फर डाइऑक्साइड के कारण उसमें अम्लता पाई जाती है उस वर्षा की बूंदों में। ठीक दोस्तों, अब तीसरा क्वेश्चन है, आंसर कौन सही है? तीसरा का आंसर सही है फर्स्ट वाला। ठीक दोस्तों, अब हम देख लेते हैं जेनेटिक्स। क्या देख लेंगे? जेनेटिक्स। चौथा जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है आप पढ़े होंगे, ये तो हम बता दे रहे हैं। ठीक तो जेनेटिक इंजीनियरिंग वह इंजीनियरिंग होता है, मतलब किसी भी जीव के या पौधे के, आप किसी भी मान लीजिए किसी भी जीवों के, उसके जीन में हेरी फेरी, मतलब उसके गुणसूत्रों में जो जीन होता है उस जीन की हेरी फेरी करना, वो क्या कहलाता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है। ठीक दोस्तों, तो ऑप्शन दे रहा है जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग हम दो जगह कर सकते हैं। यदि हमको हाइब्रिड बीज भी बनाना है कृषि में, तो उसमें हम क्या करेंगे? उस एक साधारण पौधे में हाइब्रिड पौधे के जीन को इसमें हम इंजेक्ट करा देंगे, डाल देंगे, तो उसमें संकर की अवस्था आ जाएगी। ठीक दोस्तों, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग हम कृषि में भी कर सकते हैं और चिकित्सा में भी कर सकते हैं। तो देखते हैं ऑप्शन कौन कौन दिया गया। तो ऑप्शन दिया गया चिकित्सा में, दूसरा ऑप्शन दिया कृषि क्षेत्र में, तीसरा ऑप्शन दिया गया इन दोनों में, चौथा ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो आप किस में टिक लगाएंगे? आप टिक लगाएंगे इन दोनों में, क्योंकि चिकित्सा में भी होता है और कृषि क्षेत्र में भी होता है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा, चौथी सवाल का ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। ठीक दोस्तों,
अब पांचवा क्वेश्चन है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इन सब में से सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है, विडाल परीक्षण किस में होता है? विडाल परीक्षण किसके निदान से संबंधित है, क्वेश्चन ये पूछा है। तो विडाल परीक्षण मतलब कोई क्वेश्चन कहने का अर्थ यह है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस रोगों में किस रोग, कौन सा रोग आपको हो कि आप विडाल परीक्षण करवाएं। उस रोग का नाम बताइए कि किस रोग होने पर डॉक्टर जो होता है विडाल परीक्षण करता है, और विडाल परीक्षण से कौन सा रोग की जांच पता चलता है कि आपको यह रोग हुआ है, उस रोग का नाम हमको बताना है। ठीक दोस्तों, तो निदान मतलब पता चलता है। ठीक दोस्तों, तुमको देखना है पीलियस होता है, मलेरियस होता है, पीलियोस होता है, टाइफाइड। तो ऑप्शन क्या दिया गया है? ऑप्शन कह रहा है कि यदि पीलिया आपको हुआ है तो तब विडाल परीक्षण से आपको पीलिया पता चलेगी, कि मलेरिया हुआ है विडाल परीक्षण से पता चलेगी, कि पीत ज्वार आपको ज्वार हुआ है, बुखार आया है तो आप यह विडाल परीक्षण करेंगे तो पता चलेगा, कि टाइफाइड रोग विडाल परीक्षण से पता चलता है। तो ऑप्शन पूछ रहा है कि विडाल परीक्षण से कौन सा रोग पता चलता है। ठीक है, तो आप यदि आप विडाल परीक्षण कराते हैं तो आप विडाल परीक्षण में से सिर्फ आपको यदि टाइफाइड बुखार आया होगा तो आप टाइफाइड जो बैक्टीरिया होती है उस बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, विडाल परीक्षण द्वारा पता लगाया जा सकता है। ठीक दोस्तों, तो विडाल परीक्षण किस रोग के परीक्षण के लिए किया जाता है? टाइफाइड। ऑप्शन नंबर चौथा क्वेश्चन नंबर 5 का और ऑप्शन नंबर चौथा सही है। ठीक दोस्तों, अब हम देख लेते हैं वृषण, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि मानव जनन से है क्वेश्चन। ठीक दोस्तों, पूछ रहा है कि वृषण के लीडिंग कोशिकाओं से स्रवित, ये क्या है दोस्तों, मिट गया है, सॉरी, कह रहा है दोस्तों कि वृषण के लीडिंग कोशिकाओं से स्रवित होने वाला हार्मोन है। क्या कह रहा है दोस्तों कि वृषण की संरचना आप जानते होंगे। एक वृषण के अंदर 250 वृषण पिंडक पाए जाते हैं। प्रत्येक वृषण पिंडक में 2 से 3 शुक्रजनक नलिका पाई जाती है। प्रत्येक शुक्रजनक नलिका में यदि आप काटेंगे तो 2 कोशिकाएं बनेंगी, एक होती है सर्टोली सेल, एक शुक्रजनन कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो सर्टोली कोशिकाओं का क्या काम होता है दोस्तों? परिपक्व हो रहे शुक्राणु को पोषण प्रदान करती हैं। जैसे टेप्टम कोशिकाओं का कार्य क्या होता है? परिपक्व हो रहे परागकण को पोषण प्रदान करती है। उसे सर्टोली कोशिकाओं का क्या होता है? परिपक्व हो रहे शुक्राणु का पोषण प्रदान करते हैं। ठीक दोस्तों, तो उसके बाद जो सर्टोली सेल होती है, सर्टोली सेल, इन दोनों सेल के बीच में एक सेल पाई जाती है जिसे लीडिंग सेल कहते हैं। तो क्वेश्चन उस लीडिंग सेल से आ रहा है कि लीडिंग जो वहाँ पर जो 250 क्या कहते हैं वृषभ पिंडक पाया जाता है ना दोस्तों, तो 250 वृषभ पिंडक के बीच में जो कोशिकाएं, एक वृषभ पिंडक के अंदर 2 से 3 शुक्रजनक नलिकाएं पाई जाती हैं। शुक्रजनक नलिकाएं के अलावा उसमें एक कोशिकाएं और पाई जाती हैं जो कि उसके पूरे पिंडक से बनी होती हैं। उन कोशिकाओं को कहते हैं लीडिंग कोशिकाएं। तो लीडिंग कोशिकाओं का कार्य क्या होता है ये हमको बताना है। ठीक दोस्तों, तो आए हम देखते हैं। तो क्या है, वृषण के लीडिंग कोशिकाओं से स्रावित होने वाला हार्मोन्स क्या है? तो जो वृषण के लीडिंग कोशिकाएं हैं, जो उससे जो स्रावित होता है हार्मोन्स, उस हार्मोन्स का नाम क्या है यही हमको बताना है। तो ऑप्शन दिया गया है लीडिंग कोशिकाओं से स्रावित होने वाला हार्मोन्स। तो क्या होता था? टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स और प्रोजेस्टेरॉन, इतने ऑप्शन दिए गए हैं। तब हमको देखना कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो ऑप्शन में हम देखते हैं कौन ऑप्शन सही है। ठीक दोस्तों, तो ऑप्शन में हम देख रहे हैं कि टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग और प्रोजेस्टेरॉन। तो क्या होता है दोस्तों? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स और जो होता है दोस्तों प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स, और ये दोनों जो होते हैं दोस्तों, ये दोनों हार्मोन्स जो होते हैं ये गोनाडोट्रोपिन हार्मोन जो होते हैं, ये
पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होते हैं। ये हार्मोन जो होते हैं, ये दोनों हार्मोन्स ये पिट्यूटरी हार्मोन्स ग्लैंड द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन्स हैं ये दोनों। तो ये दोनों हार्मोन्स तो लीडिंग कोशिकाएं नहीं स्रावित करेंगे, क्योंकि इनको दोनों को पता है कि ये दोनों पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होने वाले हार्मोन्स होते हैं। ठीक दोस्तों, अब देखते हैं हम देखते हैं दोस्तों कि एस्ट्रोजन क्या देखते हैं दोस्तों, एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन हमको पता है कि एस्ट्रोजन जो होता है मादा जनन हार्मोन्स होता है, क्योंकि एस्ट्रोजन के कारण मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षण विकसित होते हैं। तो या तो मादाओं में विकसित होता है एस्ट्रोजन हार्मोन्स, मादाओं में क्या कहते हैं स्रावित होता है। जबकि एक हार्मोन से बचता है जो कि टेस्टोस्टेरॉन है। तो आपको पता चल गया होगा कि पुरुष में, जो कि वही ऑप्शन सही होगा कि पुरुष में टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स स्रावित होता है। वह किन कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है, लीडिंग कोशिकाओं द्वारा। पुरुष में जो होता है दोस्तों, वह लीडिंग कोशिकाओं द्वारा टेस्टोस्टेरॉन स्रावित किया जाता है। ठीक दोस्तों, ऑप्शन आपको सही होगा। कौन सा सही होगा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सही होगा टेस्टोस्टेरॉन। ऑप्शन 6 का ऑप्शन फर्स्ट सही है। आपको यहाँ पर आप देखिए, आपको कहाँ लीडिंग कोशिकाएं आपको दिखाई देंगी कि एक वृषण है, वृषण के अंदर 200 से 250 टेस्टोस्टेरोन वृषण पिंडक पाए जाते हैं, जो कि भी इसमें छोटे आपको दिखाई देंगे 400 से 500, हकीकत में 200 से 250 होते हैं। प्रत्येक वृषण पिंडक में 2 से 3 नलिकाएं आपको दिखाई देंगी। प्रत्येक नलिका और नलिका के बीच जो कोशिकाएं पाई जा रही हैं वही लीडिंग कोशिकाएं, वही कोशिकाएं जो होती हैं वह टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन स्रावित करती हैं, जिस कारण पुरुष में जो होता है द्वितीयक लैंगिक लक्षण विकसित होते हैं। जैसे उनके सीना का चौड़ा होना, आवाज़ उनकी मोटी होना। ठीक दोस्तों, और द्वितीयक लक्षण उनके दाढ़ी आना। ठीक दोस्तों, ऐसे लक्षण जो होते हैं इसे टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स के कारण पुरुषों में पाए जाते हैं। क्योंकि यह हार्मोन्स टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स महिलाओं में नहीं पाए जाते, इसलिए महिलाओं में दाढ़ी नहीं आती, उनकी आवाज़ पतली होती है, और क्या कहते हैं उनकी सीना चौड़ा नहीं होता, कुछ दबा तरह रहता है। ठीक दोस्तों, तो इसी टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स की अनुपस्थित कारण होता है। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आए होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसका नोट्स बना लीजिए। आपके अगली सीरीज़ में हम और सी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आएंगे, आप देखते रहिए। ठीक दोस्तों।